अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। एक तरफ तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सियासी स्पेस कम से कम तर होती जा रही है। मुश्किल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर यकीनन इस वक्त है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्ट्रैटेजी और उसकी नर्व्स का इम्तिहान है। इसमें पार्टी अपनी अंदरूनी मामलात को और स्ट्रैटेजी को कैसे लेके चलती है, ये बड़ा अहम होगा। इसके लिए हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ इक़दामात भी ले रही है। इमरान खान से जो मुलाकात हुई इस हफ्ते, उसके बाद ये खबर सामने आई कि जो पोलिटिकल कमेटी, सियासी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसकी दोबारा से तश्कील की गई है और अब ये 23 मेंबर कमेटी होगी, जिसमें बुनियादी तौर पर दीगर जो PTI के नाम हैं उनके साथ जो अपोजिशन इत्तेहाद है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से, उसके मेंबरान को भी शामिल किया गया है। महमूद अचकज़ई, नासिर अब्बास साहब के नाम जो इसमें वर्थ मैंशनिंग। ये जो कमेटी है, आपको पता है पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, हिकमत अमली, फ़ैसला साजी, तंजीमी जो मामलात हैं इनको ओवरसी करेगी। अब इससे मुतल्लिक तज्ज़िया तबसरा ये किया जा रहा है कि जो तश्कील नौ की है कमेटी की, और इसमें जो नाम अब सामने आ रहे हैं इनमें ज़्यादा तादाद उन लोगों की है या उन नामों की है जो इफ़हाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देते हैं, इफ़हाम व तफ़हीम की बात करते हैं, ज़रा धीमी अप्रोच और बैठ कर मुज़ाकराती अप्रोच रखते हैं। इससे सोचा ये जा रहा है या ख्याल ये किया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी सियासी स्ट्रैटेजी कुछ बदलने जा रही है सख्तियों को देखकर। दूसरी जानिब ये भी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी माह बल्कि अगले हफ्ते एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही है, जिसमें डायलॉग, मुल्की मसाइल और जो सियासी स्पेस है इसमें होने वाली मुख्तलिफ उतार चढ़ाव को डिस्कस किया जाएगा। और ज़राए तो इससे मुतल्लिक ये भी दावा कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुकूमत की अहम इत्तेहादी है उसको भी शमूलियत की दावत दी जाए। अब ये सारे जो इवेंट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अप्रोच है वो क्या इशारा देती है? अपने तज्ज़ियाकारों से ये समझते हैं कि क्या इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा जो सॉफ्टर अप्रोच अपना रही है, मुज़ाकरात या मुफाहमत की बात करती है, तो ये कोशिश उसके लिए फ़ायदेमंद भी होगी या नहीं होगी? इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहिबा, फ़खर दुरानी साहब, मज़हर अब्बास साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे शुरू करना चाहेंगे बेनज़ीर, वो अंग्रेज़ी के गाने हैं ना, इज़ इट टू लेट टू अपोलोजाइज़ या फिर इज़ इट टू लेट टू से सॉरी। वैसे यहाँ पर सॉरी वाली तो कोई बात नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन ये जो अप्रोच अपनाई जा रही है ये आपके लिए क्या जाहिर करती है? क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 कदम पीछे हटी और क्या वो मददगार होगी अब उनके लिए? नहीं अलीना, सियासत में तो इट्स नेवर टू लेट टू अपोलोजाइज। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि ये जो एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है जिसमें सिर्फ PTI नहीं है और भी अपोजिशन के जो सियासतदान हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। और उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो 20 या 21 तारीख को हो रही है, इसमें भी कहा जा रहा है कि सारी सियासी जमातों को बुलाया जाएगा, सिविल सोसाइटी को भी, वकला को भी, लेकिन मुस्लिम लीग नून को नहीं बुलाया जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक दुरुस्त फैसला नहीं है, क्योंकि ठीक है मुस्लिम लीग नून इस वक्त इस हाइब्रिड निज़ाम के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो एक सियासी जमात हैं, उनकी बहुत अहमियत है इस पॉलिटिकल सिस्टम में, वो एक बड़े अहम स्टेक होल्डर हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम में, तो बेहतर होता कि उनको भी इस कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाता। लेकिन अलीना, मुझे लगता है माजी में बिल्कुल ये दुरुस्त है कि PTI से जब भी बात करने की कोशिश की, वो बिल्कुल भी इमरान खान साहब तैयार नहीं होते थे कि वो सियासी जमातों के साथ बैठें और उनके साथ बात करें, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत लगता है कि तब्दीली आई है PTI के रवैये में भी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में भी एक अमन जिरगा हुआ जिसमें सारी सियासी जमातों को बुलाया गया और वो आए भी, और वहाँ पे एक चार्टर ऑफ डिमांड्स भी बनाई गई। मेरे ख्याल से रियासत के लिए वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी PTI को इंगेज करने की, ख़ासतौर पे दहशतगर्दी के मामले पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसके नीचे कहा जा रहा है कि सब कमेटीज़ भी बनाई जाएंगी और जिसकी जो एक्सपर्टीज़ होगी उनको उस कमेटी में डाला जाएगा। ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो जमहूरी ममालिक हैं वहाँ पे शैडो कैबिनेट्स होती हैं और वो हर मिनिस्ट्री को देखती हैं, उनको शैडो करती हैं और फिर आवाम के सामने एक ऑल्टरनेटिव या एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी जो है वो आवाम के सामने रखते हैं। जो भी हुकूमत की पॉलिसी होती है उसका एक ऑल्टरनेटिव रखते हैं। लेकिन मेरे लिए जो सबसे अहम सवाल है अलीना, वो ये कि ये जो कमेटी है, क्या इसको इमरान खान साहब का गो अहेड हासिल है या नहीं?
क्योंकि हमने देखा है माजी में भी कि पार्टी पीटीआई की जो कमेटी होती है वो कभी कोई फैसला करती है, लेकिन बाद में इमरान खान साहब उसको रद्द कर देते हैं और वो कोई और फैसला करते हैं। अक्सर वैसे आजकल पीटीआई का और इमरान खान साहब का अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम के साथ बड़ा मुआजना किया जा रहा है। मेरे ख्याल से एक जो सिमिलैरिटी है अल्ताफ हुसैन की और इमरान खान साहब की वो ये कि वो दोनों अपनी जो सेकंड टियर लीडरशिप है उनको कोई ख़ास अहमियत नहीं देते, और जबकि ये सेकंड टियर लीडरशिप ही होती है जो पार्टी के लिए रास्ता बनाती है, डायलॉग के लिए रास्ता बनाती है। लेकिन इसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब को मैं सुन रही थी और वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब ने तमाम इख्तियारात महमूद खान अचकज़ई साहब को दिए हैं, अल्लामा नासिर अब्बास साहब को भी दिए हैं, लेकिन उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अलीना यहाँ पे द बॉल इज़ इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। उनको बैठ के फैसला करना पड़ेगा कि क्या वो पीटीआई से बात करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि वहां से अभी तक जो इंडिकेशंस आ रही हैं वो यही हैं कि वो पीटीआई से इंगेज नहीं करना चाहते। उन्होंने अभी तक ऑपोजिशन के जो लीडरान हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, उनको अपॉइंट नहीं किया। उन्होंने पूरा एक निज़ाम ही ऐसा बनाया है जिसमें कोई स्पेस नहीं है ना सिविल सोसाइटी के लिए, ना ऑपोजिशन के लिए, ना मीडिया के लिए। तो यहाँ से जो ऑलिव ब्रांच है वो हुकूमत की तरफ से आना चाहिए, और वो ऑलिव ब्रांच क्या है कि आप इमरान खान साहब को उनकी सियासी जमात से मुलाकात करने की इजाज़त दें। फ़खर, क्या आप इत्तेफाक करते हैं इस वक्त बार जो है कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और बार जो है वो हुकूमत के ऊपर है कि वो रेसिप्रोकेट किस तरह से करती है? बहुत शुक्रिया अलीना। मैं बेनज़ीर की कुछ हद तक जो है उनकी बातों से मुत्तफ़िक हूँ कि ये जो एक डेवलपमेंट हो रही है बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, जो ख़ास तौर पे इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों की तरफ से एक वो किया जा रहा है या इवन पीटीआई की तरफ से जो कमेटी बनाई गई है। लेकिन जो मैं ये समझता हूँ, अगर आप आज भी सोशल मीडिया देखें, जब से ये नोटिफिकेशन सलमान अकरम राजा साहब ने जारी किया 23 रुकनी जो कमेटी है सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की, उसके बाद जो पीटीआई का सोशल मीडिया है जो कि हमेशा से डिक्टेट कराता है जो बाहर मौजूद क़यादत है उसको, उनकी तरफ से एतराज़ आना शुरू हो गया है। एतराज़ क्या आ रहा है कि इस कमेटी में वो तमाम लोग हैं जो कि सज़ा याफ्ता हैं, जो कि कभी वो ओपनली और पब्लिकली ना तो पार्टी के लिए कोई कोशिश कर सकते हैं, ना कोई कैंपेन कर सकते हैं, ना जलसों में जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों को पार्टी जो कमेटी है उसमें शामिल किया गया है। उन लोगों को नहीं किया गया जो सोशल मीडिया और उससे वाबस्ता लोग हैं। सोशल मीडिया के हेड को नहीं शामिल किया गया। दीगर जो पार्टी का एक ओपनली और पब्लिकली जिस तरह से नैरेटिव बयान करते हैं उनमें से किसी को शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए सलमान अकरम राजा साहब इस कमेटी को रिव्यू करें। तो जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, अगर माजी को देखा जाए उससे जो मैं समझता हूँ कि ये जो कमेटी बनाई गई है, एक तो ये टूथलेस है और दूसरा इसमें इमरान खान की इसमें कोई इजाज़त नज़र नहीं आती, और तीसरा ये कि ये जो है ये कमेटी है ना तो इसके पास अख्तियारात होंगे, और चौथा ये कि बज़ाहिर ये लगता है कि ये कमेटी दोबारा से रिव्यू करके इसमें चंद जो हॉकिश लोग हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो उसका एसेंस है इस कमेटी बनाने का कि हुकूमत के साथ बातचीत या ओवरऑल जो एक जमहूरियत के लिए वो पीटीआई के वो लोग जो डिक्टेट करते हैं, अगर वो इससे खुश नहीं हैं तो मैं नहीं समझता कि ये कमेटी कोई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। दूसरी बात जो तहफ़्फ़ुज़ आइन वाली तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि 20-21 को उन्होंने पीपल्स पार्टी को भी शायद वो इनवाइट करें, लेकिन जो की स्टेक होल्डर है इसमें वो जिस तरह बेनज़ीर ने भी बात की है, बिल्कुल राइटली कहा है, मुस्लिम लीग नून अगर उसको भी इनवाइट नहीं करेंगे, मकसद तो यही है ना कि सियासी कशीदगी ख़त्म करनी है। सियासी कशीदगी किसके साथ है इस टाइम? जो हुकूमत है या फिर उसके साथ साथ इस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ ही सियासी कशीदगी ख़त्म करनी है। अगर जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनमें से ही इन्वाइट नहीं कर रहे तो आप अपना जो है, ये तो पहले भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, इस तरह के मुख्तलिफ इजलास हो चुके हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उसकी ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगी, और उसके साथ साथ जो पीटीआई की तरफ से ये एक कमेटी बनाई गई है उसका भी कोई आउटकम निकलते हुए नज़र नहीं आ रहा। अगर ये बात संजीदा वाकई होते, बेनज़ीर भी कह रही थी कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ये उनका मुतालबा है कि महमूद खान अचकज़ई को इन्हें मिलाना चाहिए इमरान खान के साथ, ताकि वो भी कुछ इसमें इमरान खान की भी इनपुट ले सकें। देखें ये जो पीटीआई की तरफ से अगर ये इस तरह की बातचीत या मुज़ाकरात का अब शुरू हुआ है प्रोसेस, तो ये पिछले 2 साल से पहले भी इनको मुख्तलिफ जो है वो ऑफ़र्स आती रही हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई इस ऑफ़र का पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। तो अब ये क्यों आ रहा है? इस वजह से आ रहा है क्योंकि बज़ाहिर ये लग रहा है कि
जो इस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है उसकी तरफ से सख्तियाँ शुरू हो गई हैं, तो इस वजह से पीटीआई अब उसको वक्ती तौर पे टाइम गेन करने के लिए ये इस तरह की बातचीत और गुफ्तशनीद और इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो लेना चाह रही है। तो इस वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। वो जो आप पूछ रही थी ना, इज इट टू लेट टू अपोलोजाइज, जो अपोलोजाइज, तो मुझे यही लगता है कि इट्स टू लेट टू अपोलोजाइज वाला ये मामला है, उससे ज़्यादा नहीं है। और इसका कोई आउटकम मुझे निकलते हुए एटलीस्ट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो अल्टीमेटली फैसला लेना है वो इमरान खान ने लेना है। एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही हूँ कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि कमेटी जो तश्कील दी गई है दोबारा ये खान साहब से मुलाकात के बाद दी गई है, तो इसमें कोई ना कोई खान साहब की मर्जी होगी, बट आप ये क्यों बिलीव करते हैं कि ये दोबारा डिसॉल्व हो जाएगी या इसमें तब्दीलियाँ होंगी? अलीना, इसके मैं वो आपको पहले भी बताया, माजी की जो एग्जांपल्स हैं, जो पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं वो अपने सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो सोशल मीडिया उसको जो है वो गेज करके ही अपने कोई के लिए भी हालात मुख्तलिफ हैं। दूसरी तरफ से तो इशारे मिल रहे हैं कि गद्दारी के पर्चे भी हो सकते हैं। वो सब कुछ है, वो पहले भी इनके लिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये रियासत की तरफ से गद्दारी या उसको ज़्यादा वो इनके लिए मैटर नहीं करता। अपनी पार्टी की तरफ से गद्दारी का इनको सर्टिफिकेट मिलता है, ये उससे ज़्यादा डरते हैं। और यही बात जो है आप देख लें कि इमरान खान ने जो उनके एनडीयू में गए उनको गद्दार करार दे दिया, और उसके बाद उनका क्या हशर हुआ। पार्टी के लोगों ने जो इनके खिलाफ कैंपेन चलाई, ये रियासत को ये शायद इस तरह से वो बच सकते हैं, लेकिन अपने पीटीआई की जो रैत है उनसे और अपने पीटीआई वालों का जो गुस्सा है उससे हमेशा से डरते हैं, और उसी की बुनियाद के ऊपर ही ये फैसले करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, क्या आप भी ये इससे इत्तफाक करते हैं कि बहुत देर हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, अभी भी कोई है छोटी सी रोशनी की किरण बाकी? वेरी ड्रामाई, वेरी फिल्मी। रोशनी की किरण या अंधेरे वाली बात नहीं होती। डेमोक्रेसी में एक डेमोक्रेटिक उसमें ये सारी चीजें अप्स एंड डाउन होते हैं। तहरीक इंसाफ ने यकीनी तौर पे उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में पिछले 2-2.5 साल में बड़े फ्लॉज रहे हैं, और शायद यही वजह है कि वो एक कंसिडर्ड पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चला पाए। लेकिन मेरा ख्याल है जब उन्होंने पॉलिटिकल अपनी तहरीक इंसाफ ने अपनी सियासी कमेटी तब्दील की है, तो मुझे इसमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वालों की शमूलियत समझ में नहीं आती, क्योंकि वो अलग सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं और तहरीक इंसाफ उस अलायंस का हिस्सा है। तो पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, और वो जब किसी के साथ अलायंस में जाते हैं तो उसकी एक डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है। तो अगर उन्होंने अपनी कोई पॉलिटिकल अपनी जो सियासी कमेटी है उसमें कोई तब्दीली की है, उस पर 2 बातें हो सकती हैं, क्योंकि उसमें अली अमीन गंडापुर शामिल नहीं हैं जो पहले थे, और उसमें क्योंकि इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स का महवर रहा है, उनकी शख्सियत का महवर रहा है, वो एग्रेशन है। वो एग्रेसिव रहे हैं हमेशा से। एक एग्रेसिव उनकी पर्सनालिटी का जो पूरा वो रहा है, वो एक एग्रेसिव इंसान के तौर पे वो रहे हैं। अब उससे कोई एग्री करता है, डिसएग्री करता है, खेलों में एग्रेसिव होना और बात होती है, सियासत में एग्रेसिव होना और बात होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें PMLN को इन्वाइट करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक बड़ी बेसिक सी वजह है। पहली चीज तो ये कि तहरीक इंसाफ ये जो या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो ये बुला रही है कॉन्फ्रेंस, इसका बेसिक एजेंडा क्या है। अगर उसका बेसिक एजेंडा जो है वो ये है कि जी एक पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू करनी है, तो जाहिर है उसमें शायद पीपल्स पार्टी भी फिगर आउट ना करे, पीपल्स पार्टी आए ना आए। लेकिन PMLN क्योंकि गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, और इस वक्त गवर्नमेंट के जो इस वक्त जो उनके ऊपर जो क्रैकडाउन है वो है, जो कुछ भी है, तो वो कॉन्फ्रेंस बुला किस लिए रहे हैं? इसीलिए बुला रहे हैं। ये कोई दूसरा कोई इसका, इसलिए पहले तो क्लैरिटी आनी चाहिए कि ये कॉन्फ्रेंस बुला किस लिए जा रही है, इसका एजेंडा क्या है, किस तरह चीज़ें आगे बढ़नी हैं। और अगर आप अच्छी बात होती, खैर अगर एक मुस्लिम लीग को बहैसियत सियासी जमात बुलाएं, आप हुकूमत के किसी वजीर को ना बुलाएं, ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, और उसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। तो देखना ये कि अभी उस कॉन्फ्रेंस में कौन आता है कौन नहीं आता, क्योंकि बहरहाल लेकिन ये कि अगर चीज़ें आगे बढ़नी है, अगर कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, तो गवर्नमेंट हमेशा, जिस तरह मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ कि हुकूमत जो होती है वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो कि झुकता है। आप अगर उन लोगों की भी बात इमरान खान साहब से नहीं करवाना चाहते जो कि खुद आपके नुक्ते नज़र से बड़े रैशनल लोग हैं, उन्होंने कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, वो बातचीत पर यकीन करते हैं, वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में रिजॉल्व करने की तरफ जाते हैं, तो अगर आप उनसे भी मुलाकात नहीं करवाने देते
और उनसे उनकी भी मुलाकात में रुकावट डालते हैं, तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है कि किसी तरीके से चीज़ें सॉर्ट आउट हों उसमें। क्योंकि अलीमा खान की मुलाकात ना कराना समझ में आता है कि आपको पता है कि उसके बाद वो आगे बयान करती हैं, जो उनकी दूसरी बहन है उनका लास्ट एक्सपीरियंस आपको रहा। लेकिन अगर आप सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर गौहर या इनकी मुलाकात करवाते हैं, जो कि खुद हुकूमत के नुक्ते नज़र से जो है माकूल बातें करते हैं, तो आप उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे? उनसे क्यों नहीं मुलाकात कर, या अचकज़ई फॉर दैट मैटर, अचकज़ई साहब या उनके जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के लोग हैं, उनसे जाके मुलाकात करें। आपको पता मैक्सिमम क्या होगा, वो आके अभी फ़खर ने ये बात कही कि खान साहब से मुलाकात का तो जो भी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतअद्दिद मौके मिले पहले बात भी करने के, जनरली उनसे बात भी होती रही, मुज़ाकरात तक बात पहुंची, लेकिन पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ इस तरह से रहा है कि उन्होंने कभी भी उसको सीरियस नहीं ले लिया। तो क्या वो देखते हुए आप समझते हैं कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं? देखिए अलीना, चीज़ ये होती है कि सियासत में कोई आखिरी चीज़ नहीं होती। ठीक, आप फर्ज करें राजा नासिर अब्बास या अचकज़ई बाहर आके उसी तरह की बात करेंगे, तो आइंदा हुकूमत ये कहेगी कि देखिए हमने मुलाकात करी, उन्होंने यही कर दिया। या सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर मुलाकात करके आएंगे और बाहर उस तरह की बात करेंगे, तो गवर्नमेंट की पोजीशन बेहतर होती है ना। जब आप मुलाकात ही नहीं करवाने देते, जब आप कंप्लीट जो है एक तरीके से ब्लैकआउट कर देते हैं किसी चीज का, तो फिर आप दरअसल उस नैरेटिव को तकवीयत देते हैं जो कि एग्रेशन चाहता है। साहब, इसका मैं जवाब वापस जाके फ़खर से लेती हूँ, बट पहले मोहम्मद अली साहब के का इनिशियल टेक अवे शामिल करते हैं। मोहम्मद अली साहब, आप क्या राय रखते हैं? क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत देर हो चुकी मुफाहमत की कोशिशों के लिए, या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है? देखिए, मैं समझता हूँ देर तो नहीं हुई है, और जिस तरह अभी कहा भी गया कि कोई चीज़ परमानेंट फ्रेंड और एनिमी तो होता नहीं है, कोई सियासत में इंटरेस्ट होता है और आपकी हिकमत अमली होती है, तो वो दरवाज़ा तो मैं समझता हूँ ऑप्शन उनके पास हमेशा खुली हुई है। अलबत्ता मैं ये वाज़े करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि चेहरों की तब्दीली जो है वो पीटीआई के लिए मैटर नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए भी मैटर नहीं करती, क्योंकि जो मौक़िफ़, बयानिया और सियासी हिकमत अमली पीटीआई की है उसमें कोई तब्दीली अभी तक नहीं आई है। बल्कि जिस तरह अभी मसर भाई ने मैं कहा, मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि अचकज़ई साहब को कोई हुकूमत के से ज़्यादा एतमाद इंजॉय करने की वजह से शायद नामज़द नहीं किया जा रहा, बल्कि उनकी भी एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एक हिस्ट्री और एक पर्सनैलिटी रही है। तो उनका खान, और फिर आखिरी बात जिस तरह अभी फ़खर साहब ने भी कहा कि देखिए सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो अचकज़ई साहब को तो छोड़ दें, दीगर लोगों को आप छोड़ दें, आप तो आपके पार्टी के अपने जो मेंबरान हैं और अहम लोग हैं, अगर वो किसी एकेडमिक एक्सरसाइज में भी इंगेज करते हैं, एनडीयू जाते हैं या कहीं मिलते हैं, तो उसके ऊपर भी पब्लिकली आप उनको ह्यूमिलिएट करते हैं और आप उनको मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। तो अगर आपका ये दो चीजें शो करती है कि आप अपने लोगों को ट्रस्ट अपनी पार्टी के लोगों को नहीं करते जो एस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहते हैं या हुकूमत से मिलना चाहते हैं, और दूसरी बात इससे ये भी जाहिर होता है कि आप ये हिकमत अमली को सपोर्ट एक्चुअली नहीं करते मुफाहमत की, और बदस्तूर दाखिली सतह पे, और जिस तरह पहले भी मैं कई दफा इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, आलमी सतह पे दोनों लेवल्स पे आप एस्टेब्लिशमेंट पे दबाव बरकरार रखना चाहते हैं, एक अग्रेसिव आपकी अप्रोच है। तो मैं समझता हूं खान साहब की इस वक्त ख्वाहिश नहीं है दबाव की सियासी हिकमत अमली को रिव्यू करने की, और एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो जवाब है और अपना मौकिफ फैज हमीद साहब के सजा की शक्ल में बिल्कुल वाजे कर दिया है कि, और खास तौर पे जो उसकी प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ है कि जिन मुकदमात का अभी भी उनको सामना है, इस सजा के बावजूद वो सियासी नौयत की हैं, जो कि एक बड़ा क्लियर और ब्लंट सिग्नल है पीटीआई के लिए कि एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त तक अगर फौज के अंदर भी रिटायर्ड और सर्विंग अफसरान में कोई हमदर्दी और सपोर्ट पीटीआई के लिए पाई जाती है, तो वो मौजूदा लीडरशिप के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। तो आप देखें, एस्टेब्लिशमेंट की साइड का भी मैंने एक्सप्लेन किया, और खान साहब तो बिल्कुल उन लोगों को जो कि एस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं उनको मीर जाफर, मीर सादिक समझ रहे हैं। तो इन हकायक के पेश नज़र मैं समझता हूँ दोनों तरफ मैं तो इसके इम्कान मौजूद है
इसको मैं नहीं कहता, लेकिन ख्वाहिश और इरादा दोनों तरफ लैकिंग है। और तो फिर आखिरी बात मैं समझता हूँ, ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसका अभी जिक्र हो रहा है, भाई आप ना एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, ना आप इस एकेडमिक एक्सरसाइज में हुकूमत वक्त को बुलाना चाहते हैं जो कि PMLN है, तो फिर आप किससे बात करना चाहते हैं भाई? तो मुफाहमत की मतलब पॉसिबिलिटी कहाँ है? आप एकेडमिक फोरम पे ना एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, ना आप हुकूमत वक्त से बात करना चाहते हैं, तो फिर मैं समझता हूँ कि खान साहब अभी तक तैयार जहनी तौर पर नहीं है मुफाहमत की पॉलिटिक्स पर गौर करने के लिए संजीदा अंदाज में। और मैं समझता हूँ मरकजी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भी शायद ख्वाहिश तो रखती है, लेकिन उसको भी तवक्को कोई नहीं है कि खान साहब की तरफ से कोई फौरी तौर पे मुफाहमत की कोशिश की जाएगी। सर, आपने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ना उनका इरादा है, ना कोई उनकी ख्वाहिश है कि खान साहब से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऐसा क्या करना होगा या क्या उनकी हिकमत अमली हो सकती है आपकी राय में कि ये तासुर बदला जाए या ये जो राय है बदली जाए? 3 चीजें उनको करनी चाहिए, और मैं समझता हूँ वो हुकूमत वक्त और एस्टेब्लिशमेंट दोनों से रेलेवेंट हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो तारीख है, मतलब देखें 3 दफा नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आए और निकाले गए और फिर वापस आए और एस्टेब्लिशमेंट का एतमाद और एहतराम उन्होंने विन किया। तो असल मसला जो है चेहरों की तब्दीली नहीं है, उनकी हिकमत अमली में तब्दीली आने की जरूरत है, उसमें रिकंसिलिएशन का मेथड अपनाने की जरूरत है। और बिल्कुल जिस तरह बेनज़ीर ने सही कहा कि जो सेकंड टियर है, चाहे वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो या कोई बड़ा अलायंस बनाना हो, मौलाना फजलुर रहमान का रोल हो, उन तमाम सियासी तारीख में आप देखें सेकंड टियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्राउंड को हमवार करने के लिए, फजा को हमवार करने के लिए, बिफोर लीडरशिप लेवल पे ओवरटली कोई कमिटमेंट या फॉर्मल चीज की जाए। और अगर आप अपनी लीडरशिप, अपनी सेकंड टियर के ऊपर इतना दबाव डालेंगे कि जनाब अगर आप मिलेंगे तो मीर जाफर मीर सादिक हैं, तो फिर कौन करेगा? और तीसरी बात, आप बार बार जब अपनी कमिटीज को तब्दील करते हैं तो खुद आपके जो मुखलिस साथी हैं और वर्कर हैं उनका एतमाद भी तो मजरू होता है ना। ये भी तो आप देखें ना, कौन आपके साथ। ओके, अच्छा, थोड़ी सी और भी कन्फ्यूजन है जिससे मुतालिक मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूँगी कि अभी मोहम्मद अली साहब ने एक रिमार्क दिया कि एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस कौमी कॉन्फ्रेंस में भी, बट गाहे गाहे हमने सुने हैं खान साहब के बयानात हों या दीगर PTI के क़यादत के जो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर हमसे बात करना चाहती है तो करे, लेकिन फिर एक बयानिया भी आता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे। इससे मुतालिक ये जो कन्फ्यूजन है, इससे मुतालिक भी सवाल करते हैं, बट बेनज़ीर कुछ ऐड करना चाहिए थी क्विकली। बेनज़ीर, बिल्कुल छोटा सा कॉमेंट। मैं इस बात से तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती कि जो कॉन्फ्रेंस है इसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी शामिल किया जाए, इसलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि सियासी जो मामलात हैं उसमें सबसे पहले बैठ के सियासतदान रूल्स ऑफ द गेम सेट करें, उसके बाद आप जाके एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपने मुतालबात रखें। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि PTI माजी में बात करने को तैयार नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में PTI ने और अपोजिशन ने बैठ के कुछ ऐसे इक़दामात लिए हैं जिससे लगता है कि वो एंगेज करना चाहते हैं। आपको याद है पहले भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या किया उन्होंने? रियासत ने होटल को ताला लगा दिया, उन्होंने अपनी एक लिस्ट ऑफ डिमांड्स रखी कि आए हम पे इस पे हमारे साथ बैठ के इस पे बात करें। क्या किया हुकूमत ने? उनको एंगेज नहीं किया। फिर ये जो अभी अमन जरगा हुआ, आपको ये इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या हो सकता था? सारी सियासी जमातें बैठ के दहशतगर्दी के हवाले से आपसे बात करना चाहती हैं, रियासत ने उनको एंगेज नहीं किया। तो जैसे मैंने कहा, इस वक्त जिम्मेदारी रियासत पे बनती है क्योंकि आप इस वक्त हुकूमत में हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। वो तो जेल में है। अच्छा, मैं एग्जैक्टली इसीलिए जानना चाह रही थी कि वो एग्जैक्टली वो चीज़ें क्या हों जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई जगह बना सके या फिर उससे मुतल्लिक सोच सकें। आई अंडरस्टैंड आप लोग सब कुछ ऐड करना चाहते हैं, बट हमें यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते फिर इसको करते हैं। तज्जिया तबसरा कर रहे हैं हम सियासी सूरत हाल के ऊपर। फ़खर दुरानी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? ललीना, मैं मुख्तसर से अगर बात करूं, 2 बातें हैं ऐसी जिसकी वजह से लगता है, बेनज़ीर ने अभी बात की है कि पिछले 3-4 महीने से ऐसे लग रहा है PTI बातचीत करने के लिए अब तैयार है, उससे जो रवैये से ज़ाहिर लग रहा है। मैं ये समझता हूँ पहले तो हमें ये जानना होगा कि PTI है क्या। PTI इमरान खान है और इमरान खान ही सारी PTI है।
उसका पिछले 2-3 महीने के इमरान खान के देख लें, उसमें क्या आपको नज़र आता है कि इमरान खान बातचीत करने के लिए तैयार हैं या मुफाहमत के लिए तैयार हैं? अभी पिछले हफ्ते जो एक ट्वीट है जिसकी वजह से इनके ऊपर मज़ीद सख्ती बढ़ी है, उससे कहीं भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं होता कि PTI बातचीत करने के लिए तैयार है। दूसरी एक इनसे जो रिफ्लेक्ट होता है, सनाउल्लाह मस्ती ख्याल जो NDU गए थे, वो पिछले हफ्ते जब ये इनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, अलीमा खान से मिलने गए, अलीमा खान ने जो अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए, क्या उससे लगता है कि PTI बातचीत करने के लिए तैयार है? तीसरी बात जो आप पूछ रही थी कि एग्जैक्टली PTI को क्या करना चाहिए कि जिससे बातचीत, और ये इसके हवाले से देखें उसका वाहिद रास्ता वही है। मुझे याद है वो जो DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने वो बात मुतालबा किया था, वो तो एक तरफ हो गया, लेकिन जो जिस तरह बेनज़ीर बात कर रही हैं ना कि सियासी जो जमातें हैं उनको आपस में मिल बैठ के, तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये PTI इमरान खान से फुली अथराइज हो के, जब ये मौजूदा हुकूमत से जब तक बात नहीं करेगी, यही सियासी जमातें ही रास्ता खोलते हैं। और इनसे जब तक ये बातचीत करके कह दें, आप क्योंकि कह रहे थे कि आपने, बल्कि बेनज़ीर ने भी, आपने कहा कि कौमी ये जो होगी कॉन्फ्रेंस होगी, इसके अंदर नून लीग को ना बुलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा नहीं किया। मज़हर साहब कहते हैं बल्कि अच्छा कदम है, सेंसिबल है। नहीं देखें, ये अगर इन्होंने क्या करना है, आपस में अगर कोई मुतालबा या चार्टर ऑफ डिमांड भी करनी है तो वो किसी के सामने रखनी है ना इन्होंने, और वो मौजूदा अगर एस्टैब्लिशमेंट के सामने बातचीत नहीं भी करते तो वो एटलीस्ट मैं बताता हूँ। देखें, ये कंसल्टेशन या जो सियासी अमल होता है इसमें ये नहीं होता कि आप पहले मरहले में एक्सक्लूड किए जाएं, दूसरे में आपको शामिल किया जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको इंक्लूसिव जब तक ये बातचीत नहीं करेंगे तब तक मैं नहीं समझता कि ये कोई इसकी जो है वो फ्रूटफुल होगा। ये कहा जा रहा है ना कि अभी पता ही नहीं है कि वो एग्जैक्टली करें। मज़हर साहब प्लीज आप इंटरजेक्ट कीजिए। हमेशा तमाम अगर चाहे हुकूमत, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं। जी जी, PTI दरअसल गवर्नमेंट की विकेट पर जाकर खेल रही है और ये PTI को नहीं अंदाजा हो रहा। क्या मतलब? गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात बेहतर हों? कभी भी नहीं चाहेगी मुस्लिम लीग। क्यों चाहेगी? क्योंकि उनके ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो मुस्लिम लीग नून कहाँ स्टैंड करेगी। और PTI वही चीज कर रही है कि PTI अपनी सारी एनर्जी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को अटैक करने पे लगा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि वो तो मुस्लिम लीग नून को सूट करता है ये, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से जितनी PTI की लड़ाई बढ़ेगी उतना ही फायदा हुकूमत को होगा। तो ये तो ज्यादा जरूरी है फिर मज़हर साहब कि आप मुस्लिम लीग नून को बुलाते फिर इस कॉन्फ्रेंस में और उनको शामिल करते। नहीं, मैं तो इसलिए कह, देखें आप चूंकि कॉन्फ्रेंस जो होती है, कॉन्फ्रेंस में अगर आपने गवर्नमेंट से बात करनी है तो कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनेगी ना। अगर मैं तो एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई एजेंडा ही पता नहीं है कॉन्फ्रेंस हो क्यों रही है, कॉन्फ्रेंस के मकसद क्या है। ऐसे सियासी जमात मुस्लिम लीग को बुलाएगी तो जाहिर है शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ को इनवाइट करेगी, और अगर करे तो एक बड़ा पॉलिटिकल मूव होगा। नवाज शरीफ को इनवाइट करें, शहबाज शरीफ को ना इनवाइट करें, गवर्नमेंट को ना इनवाइट करें, पार्टी हेड को इनवाइट कर सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें बहुत से सरप्राइजेस होते हैं। PTI कोई सरप्राइज नहीं दे रही, यानी PTI को बजाय ये भी पॉसिबिलिटी है, ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्लेटफॉर्म से कोई मूवमेंट चलाना चाहती है हुकूमत के खिलाफ, शायद इसलिए भी हुकूमत को नहीं बुलाया जा रहा है। मोहम्मद अली साहब को शामिल करते वक्त बड़ा कम रह गया है। मोहम्मद अली साहब, फाइनल कमेंट्स। जी बस आखिरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपना मौक़िफ़ जो है फैज़ साहब के फैसले और सज़ा के शक्ल में दे दिया है। दूसरी बात ये कि मैं समझता हूँ कि खान साहब जो है वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है अपनी हिकमत अमली में या रियासत और हुकूमत पर दबाव डालने की को रिव्यू करने के हवाले से। तीसरी बात यह है कि ये कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उसी वक्त होगा कि अगर आप तमाम पार्टीज इंक्लूडिंग जो नून लीग है उसको भी मौका दें कि वो आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, और अगर आप हुकूमत वक्त से बात नहीं करना चाहते तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करना तो दूर की बात है। और आखिरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट यही समझती है कि जो कानूनी मामलात हैं उनको आप लीगली हैंडल करें, जो पॉलिटिकल मामलात हैं उनको आप हुकूमत वक्त से रुजू करें, इंगेज करके करना शुरू करें। तो बेबी स्टेप्स में पहले आप हुकूमत वक्त से तो इंगेज करें, और एकेडमिक सेटिंग में एक कॉन्फ्रेंस में जो रैशनल बैलेंस्ड मैच्योर लोग हैं वो बिल बैठ के कोई कॉमन ग्राउंड अगर अचीव कर लेते हैं तो फिर आप हायर लेवल पे उन आइडियाज को लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप बेबी स्टेप भी लेने के लिए एकेडमिक और कॉन्फ्रेंस जैसे फोरम्स के लिए भी तैयार नहीं है नून लीग को एंगेज करने के लिए, तो फिर मैं समझता हूँ इट्स अ नॉन स्टार्टर।
सर एक छोटी सी बात, देन आई विल रैप इट अप। आप कहते हैं फैसले से फैज़ हमीद के मौक़िफ़ दे दिया है इस्टेब्लिशमेंट ने अपना, या पीटीआई से मुतल्लिक, थोड़ा सा इसको इलाबरेट कीजिएगा, वो क्या मौक़िफ़ है? क्योंकि फैसल वाडा साहब तो अब हमें मज़ीद पेश गोइयाँ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खान साहब इम्प्लिकेट होने वाले हैं, फैज़ हमीद साहब उनके खिलाफ गवाही देने वाले हैं। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि फैज़ हमीद के फैसले के जरिए से एस्टेब्लिशमेंट ने बता दिया है कि कोई भी अगर रिटायर्ड या सर्विंग फौजी जो है, अगर वो बराह रास्त सियासी सरगर्मियों में मुलविस होगा किसी को फायदा पहुंचाने के लिए या नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसका फौज यही हशर करेगी। तो ये मैसेज कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से के अंदर उनको कोई हमदर्दी की तवक्को है तो उनको बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। उनको गवर्नेंस सही करनी चाहिए, केपीके में दहशतगर्दी के खिलाफ सपोर्ट करनी चाहिए, उनको इंटरनेशनल प्रेशर और लॉबिंग की कोशिशों को रिव्यू करना चाहिए, और जो उनको लीगल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उसको भी रिस्पांसिबली यूज करना चाहिए। माजरत, कता कलामी की माजरत, दबाव डालने की हिकमत अमली कामयाब नहीं होगी। सर आपका पॉइंट आ गया, कता कलामी की माजरत लेनी है हमने ब्रेक के बाद। बड़ा हम अब जो सवालात भेजे गए हमें आज अपने देखने वालों की तरफ से, बड़े दिलचस्प, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बेनज़ीर, आपके लिए सवाल भेजा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र अफराद के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? क्या सोशल मीडिया पर उम्र की बुनियाद पर पाबंदी लगाना दुरुस्त कदम है? अलीना, मैं तो बिल्कुल भी पाबंदी के हक में नहीं हूँ, क्योंकि जब आप इस किस्म की पाबंदियाँ लगाते हैं तो लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं उस पाबंदी से निकलने के लिए। ये जो ऑस्ट्रेलिया में लगी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कि वो सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो उन्हीं बच्चों ने बाद में रिपोर्टरों को, सहाफ़ियों को बताया कि हमने तो पहले से अपने फेक प्रोफाइल्स बना लिए हैं, हम तो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप सोचें, जब इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं तो कितना ख़तरनाक किस्म का नुकसानदेह मवाद जो है उनका रसाई इन बच्चों को हासिल होती है, और इसका कोई कंट्रोल नहीं है। मैं बिल्कुल ये मानती हूँ कि सोशल मीडिया पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे बच्चों को बचाने की ज़रूरत है। मेरी अपनी एक 13 साल की बेटी है, शीज़ अभी वो टीनेजर बनी है, और हमारे घर में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि उसको इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोलने दें या ना दें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, खासतौर पे यंग लड़कियों के लिए, जो बॉडी इमेज के हवाले से होती हैं, जो बड़ी ख़तरनाक होती हैं। लेकिन इस किस्म की जब आप लेजिस्लेशन करते हैं या इस किस्म की आप पाबंदियाँ लगाते हैं तो उसका कोई ना कोई तरीका लोग निकाल लेते हैं। इसके बजाय मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि वालिदैन को एजुकेट किया जाए कि क्या वो रेड फ्लैग्स हैं जो आप देख सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए। बच्चों को एजुकेट किया जाए कि ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या चीजें हैं जिनको आपको नजर में रखना चाहिए, प्रेडेटर्स होते हैं, किस किस्म का कंटेंट होता है ये, और सबसे अहम जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उन पे दबाव डाला जाए कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट बनाए। अच्छा, ये जो ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी का कानून है ना, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही दबाव डालता है, इसलिए मुनफरिद भी है, लेकिन ये बैन भी कर देता है ना अलीना, ये बैन भी तो कर देता है, बैन है, लेकिन अगर कहीं पे वायलेशन होगी, जैसे अभी हमें पता है कि रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया आज कि बहुत से बच्चे हैं जो कि एक्सेस कर रहे हैं फेक आईडीज बना के, अगर ऐसा होता है और इसकी खिलाफ वर्जी पाई जाती है तो फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जुर्माना होगा, ऑस्ट्रेलिया कानून कहता है। तो फिर बैन नहीं होना चाहिए ना। अब जैसे यूरोपियन यूनियन पे इस पे बात हो रही है कि फाइन लगे सोशल मीडिया कंपनीज पे अगर इस तरह की कोई मालूमात है, बैन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बैन का जो है वो गलत। अब देखिए, मेरे बताएं 16 साल की उम्र के बाद अगर आपको सोशल मीडिया एक्सेस मिल जाता है तो 16 साल की क्या उम्र होती है, फिर भी आपके पास एक्सेस है इस किस्म की, बट ये बड़ा गौरतलब है। ठीक है बेनज़ीर, आपको पॉइंट आ गया, बड़ा गौरतलब है। इस वक्त सारी दुनिया इसकी इन्फोर्स कैसे होगी उसको देख रही है, बरतानिया में भी ऑक्सफार्म इसको देख रहा है, यूरोपीय यूनियन में ज़ाती तौर पर जानती हूँ इसके ऊपर बड़ा काम कर रहा है, उसको देख भी रहा है। थैंक यू बेनज़ीर। मज़हर अब्बास साहब, आपसे ये जो कराची में ट्रैफिक कवानीन है इसके ऊपर सवाल हो रहा है। कराची में शारा फैसल पर रफ्तार की हद 60 किलोमीटर है। MQM का मुतालबा है कि हद रफ्तार 80 किलोमीटर शारा फैसल पर की जाए। आप इस मुतालबे पर क्या राय रखते हैं? देखिए, हम प्रॉपर ट्रैफिक सिस्टम बना ही नहीं पा रहे। बिल्कुल ये बात ठीक है कि आप जो यानी जो मेन रोड्स होती हैं उसमें ट्रैफिक स्पीड डिफाइन होती है, यानी एक फास्ट स्पीड होती है, एक नॉर्मल होती है और एक स्लो होती है। आपकी जो फास्ट स्पीड पे है वो अक्सर मोटरसाइकिल चलती हुई नजर आती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। जो फास्ट ट्रैक होता है वो फास्ट ट्रैक कहलाता है। उसमें आप लिमिट कर दें, बिल्कुल 60 की लिमिट जब आप करेंगे तो ट्रैफिक जैम हो जाएगा। बाज़ खास रश आवर्स में तो वैसे ही ट्रैफिक बहुत स्लो होती है। और फर्ज करें किसी को एयरपोर्ट पहुंचना हो
उसको देर हो रही है, वो क्या करें उसमें। तो थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए। जो फास्ट ट्रैक है उसमें आप 80 की वो करें स्पीड, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल सही। जो खास तौर पे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उनका चाहे आप 2 ट्रैक कर दें मोटरसाइकिल्स के, एक तो ट्रैक्स बड़े होने चाहिए उनके कर दें, क्योंकि मोटरसाइकिल जो है वो जाहिर है वो घुमा के जिस तरह लेकर आते हैं, क्योंकि कोई फास्ट आ रहा है, कोई मीडियम आ रहा है, तो किसी वक्त भी एक्सीडेंट का इम्कान होता है। लेकिन जो मेन रोड है, जैसे शाहराह फैसल है, तो शाहराह फैसल में आपको पता है कि ज्यादातर लोग जो एयरपोर्ट की अगर जाने जा रहे हैं या मलीर की तरफ जा रहे हैं उसकी तरफ, तो एक ट्रैक तो फास्ट ट्रैक होने में कोई भी हर्ज नहीं। ठीक है, उसको आप इन्फोर्स करें, कोई 100 की स्पीड पर ना जाए, लेकिन एटलीस्ट 80 और उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखें कि डिपेंड करें कि आप, क्योंकि रश आवर में तो वैसे ही फास्ट ट्रैक हो वो स्लो ही चल रहा होता है। और दूसरा मोटरसाइकिलिस्ट को काम तौर पे और बसेस को उनको आप स्ट्रीमलाइन करें तो बहुत से इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। थैंक यू मजहर अब्बास साहब, बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। फ़खर दुरानी साहब, आपसे पूछा जा रहा है, तहरीक इंसाफ ने माली मुश्किलात के बायस अपने अरकान पार्लियामेंट से पार्टी फंडिंग के लिए तनख्वाह का 10% देने की हिदायत की है, आपकी राय? बड़ा इंटरेस्टिंग फ़ैसला है जो पीटीआई की तरफ से किया गया है, क्योंकि जो पीटीआई के माजी के आदाद व शुमार अगर हम देखें जो इनको पार्टी फंडिंग के हवाले से, तो ये तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें सबसे अमीर पार्टी थी। देखें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एक्यूमुलेटेड जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होती है, वो हर पार्टी हर साल जमा कराने की पाबंद होती है कि उनको सालाना कितना फ़ंड मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सारी तफसीलात देनी होती हैं और टोटल कितने फ़ंड्स हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ ये इलेक्शन कमीशन की भी नाअहली है कि ये हर साल ये इंश्योर नहीं कराती इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि उनको कितना सालाना फ़ंड मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है। यही वजह है कि पीटीआई को, अगर आपको याद होगा, वो माजी में जो फॉरेन फंडिंग का एक केस का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उसमें भी पीटीआई के अकाउंट्स के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए गए थे कि जो इन्होंने अकाउंट्स जमा कराए थे और जो तफसीलात दी थी कि 1.3 बिलियन रुपीज़ इनको जो है वो फंड्स मिले थे कोई 2008 से 2013 तक, लेकिन जो एक्चुअल जो बैंक अकाउंट्स थे उनकी जब डिटेल्स वगैरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पता चली थी वो उससे कहीं ज़्यादा थी। तो ये इस वजह से इनकी एनॉमलीज वगैरह उस टाइम भी सामने आई थी। और अब ये जो इंटरेस्टिंग एक बड़ा इनके लिए आया है कि ये इतनी जो हैविली जो फंडेड और इनको डोनेशंस वगैरह मिलती है, उसके बावजूद भी अब पीटीआई को इस नौबत तक पहुँचना पड़ा कि अब इनके टोटल अगर आप देखें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कोई तमाम सूबों में और विफाक में कोई 350 के करीब हैं, यानी मिनिमम भी अगर आप किसी पार्लियामेंटेरियन की सैलरी वो देखें तो 5 लाख से कम तो किसी की भी नहीं है। तो इसका मतलब है 50,000 जो है वो तकरीबन, तो ये माहाना इनकी कोई 17 मिलियन ये एक इनको जो है वो डोनेशंस अगर ये पार्टी वाले देते हैं, उसके अलावा जो बैरून मुल्क से हैं, तो ये ऑडिट भी मेरा ख्याल है कि इसका होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जो काम है रेगुलेट करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है ताकि ये इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज़। ओके, फ़खर दुरानी साहब बहुत शुक्रिया आपके लिए। मोहम्मद अली साहब, रूसी मीडिया के इदारे RT इंडिया ने एक पोस्ट लगाई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्यूटन से मुलाकात से मुतल्लिक, जो बड़ी मुतनाज़ हो गई। इसके ऊपर मुख्तलिफ आरा आई और फिर बाद में RT ने इसको अपने जो सोशल मीडिया हैंडल था उससे उतार भी दिया। लेकिन अभी भी भारतीय मीडिया इससे मुतल्लिक दावे कर रहा है कि वो ख़बर सच थी और मुलाकात के लिए इंतज़ार करना पड़ा शहबाज शरीफ साहब को। आप इसके पीछे क्या देख रहे हैं? क्या प्रोपेगेंडा का हिस्सा है या क्या? मैडम अलीना, सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये कोई RT मॉस्को ने नहीं लगाई या RT तुर्कमानिस्तान ने नहीं लगाई, ये RT इंडिया ने लगाई है। तो आपको उसके मकासद भी समझ में आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, जो भी इस तरह का इंटरनेशनल मल्टीलैटरल कोई इवेंट या कॉन्फ्रेंस होती है जो हाई लेवल जिसमें मुलाकातें होती हैं, उसका एजेंडा, उसकी मुलाकातें बहुत पहले से, महीनों हफ्तों पहले तय की जाती हैं। ये इस तरह नहीं है कि मैंने किसी से टाइम लिया है किसी अफसर से मिलने के लिए और वो मुझे बाहर दफ्तर में बिठा रहा है। और आप देखें कि इसी मौके पे हमारे वजीर आजम ने ईरान के सदर से भी मुलाकात की, तुर्की के सदर से भी मुलाकात की। साइड लाइन्स पे ये कर्टेसी कॉल्स होती हैं जो कि रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये साइड लाइन की मीटिंग्स। लेकिन ये इस तरह का जो फेक प्रोपेगेंडा है कि जनाब उसका मकसद बिल्कुल वाजे है कि आप देखें पिछले तकरीबन 5 माह में भारत को
को जिस तरह की उसकी आलमी शोहरत को नुकसान पहुंचा है, उसकी साख को, तो वो इस तरह की एंटिक्स के जरिए पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जो आलमी मीडिया है वो उसको सीरियसली नहीं लेता है। एंड सर, डू वी नो फॉर अ फैक्ट कि वो 40 मिनट वगैरह कोई इंतजार नहीं हुआ था या बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था? व्हाट इज द स्टोरी? नहीं देखें, इस तरह की बात हो ही नहीं सकती है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन होती है स्टाफ ऑफिसर्स के दरमियान, डिप्लोमेट्स के दरमियान, वो बहुत सीमलेस होती है। उसमें मैं इन डायलॉग्स में शरीक रहा हूं। वो इस तरह हो ही नहीं सकता कि कोई ये इस तरह नहीं है कि कोई दरबार लगा हुआ है और पुतिन साहब भी वहां पे कोई चीफ गेस्ट नहीं है, वो भी एक स्पीकर के तौर पे आए हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान के वजीर आजम गए हुए हैं या और लोग गए हुए हैं। तो अगर एक साइडलाइन की मीटिंग है तो वो म्यूचुअल कंसेंट और कोऑर्डिनेशन और कन्वीनियंस की बेसिस पे की जाती है। ये इस तरह नहीं है कि आप किसी दफ्तर में गए हुए हैं और बड़ा अफसर वेट कर रहा है। ये जस्ट फेक प्रोपेगेंडा। और जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ये आरटी इंडिया कह रहे हैं ना, आरटी मॉस्को तो नहीं कह रहा, या आरटी तुर्कमानिस्तान तो नहीं कह रहा। सर, वक्त हमारे पास जरा कम है, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ती हूँ। एक आज बड़ी हैपनिंग हुई है, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर सवाल करना चाहती हूँ। श्रीलंका में एड भिजवाने के लिए इंडिया ने अपनी एयर स्पेस पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। आप इस इकदाम को कैसा देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो श्रीलंका में अभी कुदरती आफात का उसको सामना है, तो पाकिस्तान का बड़ा करीबी दोस्त मुल्क है, हमें उसका एहसास भी है। और पाकिस्तान वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वहां पे पाकिस्तान नेवी के कुछ जहाज मौजूद थे, उन्होंने फौरी तौर पर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और रेस्क्यू में अपना रोल प्ले किया। और इस दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एनडीएमए की लीडरशिप से भी कई दफा बात हुई कि उन्होंने फौरी तौर पर वजीर आजम की हिदायत पर कुछ C-130 जहाज जो हैं वो इमदादी सामान ले जाने के लिए उन्होंने हुक्म दिया कि फौरी। और आपको मैं बताऊं, कई दिन तक भारत ने उनको अपना जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके ऊपर से फ्लाई करने की इजाजत नहीं दी। वो कई दिन तक इस्लामाबाद में वेट कर रहे थे वो जहाज। तो मतलब दिस इज और ये वो बात है कि इसका मतलब हमें नुकसान नहीं है, इसका नुकसान, इसका ज्यादा संजीदगी से इस मामले को कोलंबो में दिया जाएगा कि एक मुल्क हम मुझे हेल्प करना चाह रहा है और भारत उसकी हेल्प तक हम मुझे पहुंचने नहीं दे रहा। तो डेफिनेटली आदमी मौकों के ऊपर तो दुश्मन भी दोस्त हो जाते हैं, मदद करते हैं। सर, अब भारत ने कैसे इजाजत दी? क्या आपके पास इसके ऊपर इंटेल है? जी, मैं यही बता रहा हूं कि देखें, पिछले चंद दिनों के दौरान भारत पे काफी दबाव बढ़ा है और खुद उनकी लीडरशिप को एहसास हुआ है कि पाकिस्तान की सिफारती और जो इमदाद है उसको श्रीलंका पहुंचाने से पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हो रहा। श्रीलंका में भारत इज लुकिंग बैड, तो दे आल्सो रियलाइज कि इसका नुकसान खुद भारत को हो रहा है कि जनाब मैं रिलीफ के रास्ते में रोड़े अटका रहा हूं, रुकावट बन रहा हूं, इसका भारत को कोई फायदा नहीं है और पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए उन्होंने फिर तवाहन और कराहन दबाव के तहत आके इसको इजाजत दी है। तो हमारे ऊपर उनका कोई एहसान नहीं है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब इस तबसरे के लिए। और हमारे पास प्रोग्राम में टाइम भी खत्म हो गया। इसी तरह से अपने YouTube के ऊपर हमें सवालात भेजते रहें, हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। बट अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।